नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे चुनावी संग्राम, टिकटों के लिए कोहरा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही फरवरी का महीना भी करीब करीब बीत गया है। मार्च महीने में प्रवेश करते ही कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों ही दल उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 दावेदारों का पैनल तैयार कर लिया है। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद इन नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। जल्द ही शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। भाजपा ने प्रत्याशियों का पैनल तय करते समय पार्टी की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय, सामाजिक संतुलन और रणनीतिक दृष्टि से विचार विमर्श के बाद पैनल तैयार किया। भाजपा के सबसे ज्यादा 11 दावेदार टिहरी सीट पर है, जबकि सबसे कम 5 दावेदार हरिद्वार अल्मोड़ा सीट पर है। एक तरफ जहां भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रत्याशियों का टूटा देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा कोई भी बड़ा नेता इस समय चुनावी मैदान में नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ईडी की जांच में घिरे हैं, तो वही कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। ऐसे में पार्टी के सामने कोई दिग्गज चेहरा देखने को नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि एक तरफ जहां भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में प्रत्याशियों का टूटा। ऐसे में विपक्षी एकजुटता भाजपा को कैसे टक्कर दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हर क्षेत्र में जो हमारा प्रोक्षक लोग गए थे, उनके द्वारा जो नाम दिए गए लगभग अधिकतम 8 से 9 की संख्या है और मिनिमम 5 से 7 की संख्या है। प्रत्याशी हमारे यहाँ बहुत प्रभावी रूप से जब पर्यवेक्षक गए तो उन्होंने सारे विषय चर्चा की। प्रथम वरीयता पूछी, द्वितीय वरीयता पूछी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उस आधार पर निर्णय हुए हैं और हल्के निर्णय हमारे दल में होते नहीं है। बड़े प्रभावशाली नाम आए हुए हैं, सब प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं और उनका अपना क्षेत्र में आधार है। 5 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले और इन सब लोगों ने एक एक गांव उस टाइम गोद लिया था। आप इनसे इतना पूछ लीजिए कि आपने जो गांव गोद लिया था, क्या उस गांव की जो स्थिति है वो सुधरी है? मैं अगर उत्तराखंड में मैं जिस जिले को बिलोंग करता हूं, पौड़ी गढ़वाल, वहाँ पे हमारी विधानसभा श्रीनगर में एक गाँव तीरथ सिंह राव जी ने गोद लिया था, सिरतोली गाँव है। उस गाँव में आज भी सड़क के बुरे हाल हैं, शिक्षा के बुरे हाल है। पानी के लिए लोग सुबह 5 बजे मतलब वहाँ पे लाइन लगा देते हैं कि पानी भरने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। हमारी पार्टी भी लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकें हो गई हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें वहाँ पर रखी और जो सबसे उत्तम समझ में आएगा स्क्रीनिंग कमेटी को और हमारे सीनियर नेताओं को, उस पर निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन इससे झलकता है कि जो है वो लगातार कांग्रेस के ऊपर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देनी चाहिए और अपने घर में जो है एका और एक राय बनानी चाहिए, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम तय हुआ था 28 तारीख का। आज उनको देहरादून में होना था। 500 सीटें हम जीत रहे हैं और जो भी अन्य पार्टियां अन्य दल हैं, जरूर विपक्ष सशक्त होना चाहिए, लेकिन उनको अपने जमानत बचाने लायक वोट मिल जाए तो ये उनका सौभाग्य होगा। मैं प्रीतम सिंह चुनाव लड़ने से नहीं डरता, लेकिन मैं आपको कहते कहते थक गया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अध्यक्ष जी भी अगर कह रहे हैं तो मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, भाई जिस व्यक्ति के लिए आपने व्यूह रचना की है, भाई चक्रव्यूह अर्जुन तोड़ते थे कि नहीं तोड़ते? अभिमन्यु अपरिपक्व थे तो चक्रव्यूह तोड़ते हुए जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई आप सबके सामने। देखिए, अध्यक्ष जी ने जिस प्रत्याशी के लिए सारी व्यूह रचना की है, तो उसको वो लड़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बीजेपी में जहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, तो वहीं कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू किया है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी की बात करें तो भाजपा अपने विरोधी दलों से प्रत्याशियों के चयन पर भी आगे निकल रही है। भाजपा की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 55 दावेदारों की सूची तैयार की गई है। बैठक में चर्चा के बाद इन नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा और जल्द ही शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। भाजपा ने प्रत्याशियों का पैनल तय करते समय
पार्टी की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय, सामाजिक संतुलन और रणनीतिक दृष्टि से विचार विमर्श के बाद पैनल तैयार किया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हनी पाठक जी आपके साथ करते हैं। बीजेपी तैयारियों में आगे थी, अब जो प्रत्याशी है उनकी सूची भी लगभग 55 दावेदार है आपके पास और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व तो इस पर फैसला लेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सबसे पहले इस पर रिएक्शन। देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव नजदीक की बात है तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव के समय नजदीक है और दारू की जहाँ तक सुनी तो लोग सबको अपनी बात पूरा को रखने का अधिकार, तो वो अपने टिकट की दावेदारी की है। देखना ये है कि किसकी टिकट की दावेदारी में कौन फिट बैठे, किस क्षेत्र जज से फिट हो, उस हिसाब से चुनाव होने के बाद निश्चित ही नतीजा भी आएगा, वो जनता के हित में आएगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनता जनार्दन अपना पूर्ण समर्थन दे रही है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरीके से विश्वास रखती है जनता, तो इस विश्वास पे पूरी तरीके से हम खरी उतरते हैं। ठीक है हनी जी, वापस आएंगे आपके पास। राजेश रस्तोगी जी, कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है हरीश रावत के अलावा। कांग्रेस के बड़े चेहरे हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे करण मेहरा जी हैं, कई नेता हमारे कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और हमारा बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हमारा बड़ा चेहरा हाथ का पंजा है। 5 लोकसभा सीटों पर हमारी तैयारी है और जहां तक हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की बात है, यहाँ बीजेपी की जमानत जब्त होगी। देखना आप कैसा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, यहाँ किस तरीके का वातावरण है। भाजपा ने जीतने के बाद कुछ किया थोड़ी है, खाली ये मीडिया में प्रचार करके कि हम 50 हैं, हम 60 हैं। ये भाजपा तो अंतर विरोध का कुनवा है। भाजपा किसी लायक थोड़ी ही है। लोगों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए हैं भाजपा ने। पहाड़ के लोगों को छला है और ठगा है। गुटबाजी का शिकार है भाजपा, कुछ नहीं है। ये आ रहा है चुनाव, जितना कांग्रेस के लिए गुटबाजी का आरोप राजेश जी कांग्रेस पर है और कांग्रेस में समय समय पर ये गुटबाजी निकल कर सामने आती है। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन उनकी गुटबाजी सड़कों पर नजर नहीं आती ना। मां है भारतीय जनता पार्टी, सबको जग जाहिर है। आज मदन कौशिक को क्यों नजरअंदाज किया हुआ है? आज रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटने की बात क्यों कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो? ये तो गुटबाजी के शिकार है बहुत बुरी तरीके से पूरी की पूरी भाजपा। बहुत बुरा हाल है इनका भाजपाइयों का। गुटबाजी तो केवल अगर नहीं है तो कांग्रेस पार्टी में नहीं, अभी नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी कमेटियां तैयार हैं, जिले के सम्मेलन हमारे सब हो चुके हैं, ग्राम स्तर पे हमारी टीम खड़ी हो चुकी है। हमें कोई आपत्ति चुनाव में नहीं है जाने में और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तो चिंता उन लोगों को है जो लोग तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, जिन्हें डर है कि कांग्रेस में पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ये जीत गए। तो जिन्हें इस बात का डर है, जो तोड़फोड़ में लगे हैं, आज भी तोड़फोड़ में लगे हैं, ये तो उनको है जिनका जमीन पर कुछ नहीं है, वो लोगों को तोड़फोड़ की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी जगह उत्साहित है, अपनी जगह अटल है। राजेश जी वापस आते हैं। संगीता शर्मा जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? उत्तराखंड में इंडिया अलायंस का किस तरीके से काम चलेगा? अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस जो हमारा है उस मिल करके हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यशी जी 10 साल से जो उत्तराखंड में सरकार थी, लोकसभा की जो सीटें थी वो बीजेपी के पास थी। तो जब अब बीजेपी की जवाब देने की बारी है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। जो सांसदों का काम था, तो यहाँ से देखिए सांसद हमेशा नदारत रहे। तो जो जिसकी सत्ता थी, जिसको काम करना चाहिए था, उसने उत्तराखंड के लिए कितना किया, जवाबदेही उसकी अब ज्यादा बनेगी। तो देखिए, हमारी जो तैयारी है वो सब जगह हमारी तैयारी है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, इंडिया अलायंस जहां जहां मिलकर के चुनाव लड़ रहा है,
वो पूरी तरीके से तैयार है और जनता उत्तराखंड के बीच की जाकर स्थिति के, साफ चाहे वो नहीं जो हुई भी है क्या बड़े मुद्दे संगीता हों, जी? उन सबको लेकर के जनता के बीच जाएगा। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, उत्तराखंड में बेरोजगारी का मुद्दा हो, उत्तराखंड में महंगी बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सांसदों के गोद लिए गांव का मुद्दा हो, तो हम सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जा करके उन मुद्दों के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मीनाक्षी गडियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल हम लोग जब चुनाव में आएंगे तो हम उत्तराखंड के मुद्दों को लेके चुनाव में आएंगे, क्योंकि आज जो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति भाजपा के अंदर हो रखी है, उसका मेन कारण यही है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेसिकली ये लोग एक चेहरे को लेके चुनाव में जाने वाले हैं और इनको पता है कि कोई भी चुनाव में जाएगा वो उस चेहरे के नाम पे ही वोट मांगेगा और वही एक दो जो उनके तुष्टीकरण वाले मुद्दे हैं उनको लेके वोट मांगा जाएगा और जीत जाएंगे। इसीलिए तो वहां पे इतनी मारामारी है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये कहती हूँ कि आखिर हम चुनाव करवा क्यों रहे हैं? जीत जाएंगे मीनाक्षी जी, पहले से ही मान लिया है कि वो जीत जाएंगे? ये मानने वाली बात नहीं है। ये आप देखिए ना, आज जो डेमोक्रेसी की जो स्थिति है, चाहे मैं बिहार की बात करूं चाहे मैं हिमाचल की बात करूं, हम जो भी चुनाव करा रहे हैं, अगर चुनाव जीत के आते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन तोड़ फोड़ के, खरीद के, डरा के आप उनको अपने उसमें लेके आ रहे हैं, तो ये आप ये सोचिए ना कि लड़िए और जीतिए, उसके बाद सरकार चलाइए। अगर आप हिमाचल में नहीं जीते हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो विपक्ष पार्टी है उसको किसी भी तरह उसको तोड़ के उसको अपने में लेके आएंगे। और दूसरी चीज, विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके लोगों के अंदर भी इतना मादा होना चाहिए कि अगर वो लड़के जीत के आते हैं तो कम से कम जनता के लिए वो जीत के आए हैं और सामने खड़े रहिए। ये बिकने वाली राजनीति जो है ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हम लोग तो पक्का चुनाव के अंदर जाएंगे, और चुनाव के अंदर हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें अपने मुद्दों को जिंदा रखना है। हमारे जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं जो वो गौण हो चुके हैं, जिन कारण ये उत्तराखंड राज्य बना था, वो आज कहीं गायब से हो चुके हैं, क्योंकि उनपे कार्य तो किसी भी सरकार ने नहीं किया, लेकिन वो मुद्दे जिंदा रहे इसलिए हम लोग चुनाव के अंदर जाएंगे। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि उनके पीछे ईडी का शिकंजा ये लोग नहीं लगा सकते, और उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि यदि वो खड़े हैं जनता के साथ तो वो खड़े रहेंगे। ठीक है, सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को? सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जहां एक और बीजेपी के पास 55 उम्मीदवारों की एक लिस्ट है, उसमें 5 नाम फाइनल करने हैं, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा नहीं है हरीश रावत के अलावा, उनके पास कैंडिडेट्स इतने मजबूत नहीं है। कैसे देख रहे हैं, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा नहीं है। कार्यकर्ता सबसे ज्यादा भाजपा में है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन नेताओं का टोटा कांग्रेस में है, ये मैं नहीं मान सकता। इसलिए कांग्रेस के पास, इस बात को तो छोड़ दीजिए कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है और लड़ने वाले लोग नहीं है, कहिएगा उंगली पर नाम गिना दूंगा। एक बात अब रह गई बात जहां तक भाजपा और कांग्रेस के चुनाव की है, तो 5 सीट पर यहाँ भाजपा काबिज है पहले से। इसलिए अगर हार यहाँ होती है भाजपा की 1 या 2 सीट पर भी, 2 सीटों पर मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस मेहनत करे तो 2 सीट कांग्रेस के हाथ में जानी चाहिए। जो समीकरण दिख रहा है, जो ताना बाना दिख रहा है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस उसको किस ढंग से लड़ती है, वहां उम्मीदवार कौन होता है, वहां समीकरण क्या बनते हैं। ये सारी चीजें अभी परिस्थिति के गर्भ में है, वो सब सामने आएगा। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भाजपा का जो संगठन का तंत्र है वो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी भाषा बोलने का उन्हें हक है, भाजपा को भी अपनी भाषा बोलने का हक है, लेकिन बावजूद इसके मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाजपा का संगठन तंत्र काफी मजबूत है। दूसरा, भाजपा का मैनेजमेंट जो है, जो प्रबंधन तंत्र है, वो भी मजबूत है। निश्चित तौर पे भाजपा में गुटबाजी भयंकर है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी खूब है, लेकिन बावजूद इसके सारी वो है ना कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में, तो वो भाजपा में स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में। कांग्रेस की स्थिति जो है नियंत्रण से कई बार बाहर आ जाती है बयानबाजी में। ऐसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, पिछले दिनों इनके ही विधायक अपने मंत्री के खिलाफ आ गए थे धरना पे। तो ये सब चीजें भाजपा में भी है, लेकिन वो अंततः जो है फिर शट आउट हो जाता। इसलिए अभी देखिए कि अभी क्या क्या गुल खिलने हैं। अभी तो बहुत सारे खेल, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
इलेक्शन का। अभी तो बहुत सारे बयाने आएंगे, बहुत सारे लोग इधर जाएंगे, बहुत सारे लोग उधर जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन बावजूद इसके हारना भाजपा को है, कांग्रेस को तो जो मिल जाए उसका लाभ है, इसलिए कि कांग्रेस के पास तो एक भी सीट नहीं है। हाँ। ठीक है सुभाष जी, वापस आएंगे आपके पास। हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनी जी जवाब दीजिए। चलिए शुरुआत करती हूँ रस्तोगी भाई साहब की सवाल से। रस्तोगी भाई साहब ने कहा कि इनके यहाँ गुटबाजी है। भाई साहब प्लीज अपने अंदर झांक कर देखिए, शुरुआत में आपके प्रदेश अध्यक्ष जिस पद पर है, गुटबाजी का प्रथम सूत्र तो वही है, सबसे ज्यादा गुटबाजी वही करते हैं। जितने आपके कांग्रेस को छोड़कर हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से खुश होकर हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका कहना ही है, उन्होंने खुले मंच से कहा है कि करण महाराज जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गुटबाजी से त्रस्त होकर वो भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस की पार्टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुटबाजी करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, इससे पहले इनके प्रभारी थे यादव जी, उनके लिए लेटर तक पहुंच गया था ऊपर कि ये प्रभारी को तुरंत बदल देना चाहिए। ये गुटबाजी का दूसरा इनको मैं आईना दिखाना चाहती हूँ। तीसरा एग्जाम्पल इनको राजेंद्र भंडारी जी का मैं दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने हरीश रावत जी के खिलाफ 2 शब्द क्या बोल दिए थे, और खिलाफ क्या एक सच्चाई बोली थी, उनके साथ जुत्तम जुताई हो गई थी इनके कार्यालय में। मुझे बात बताएंगे, इनकी गुटबाजी से आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है? वो उनकी अपनी अंदरूनी कला है ना, आप तो अपनी मेहनत करिए। यसी जी, दिस इज नॉट फेयर। वो उन्होंने गुटबाजी पे प्रश्न उठाया है, जवाब देना मेरा अधिकार है, प्लीज मेरे को कंप्लीट कर देना। और हनी जी आपको इंटरप्ट करना मेरा अधिकार है। 1 मिनट रुक जाइए यशी जी, इन्होंने गुटबाजी के लिए बहुत कुछ बोला, इन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में सिर्फ गुटबाजी ही शब्द का इस्तेमाल किया, इसके अलावा इन्होंने दूसरा कुछ भी नहीं बोला। तीसरी बात, रस्तोगी भाई साहब जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी, क्यों आप लोग अपना हंसी मजाक उड़ाने आते हैं चैनल में? राजेश जी पिछली बार भी लेफ्ट कर गई थी को। पिछली बार भी राजेश जी प्लीज, राजेश जी रुकेगा जरा, आपको मौका देंगे। बैठते हैं तो बैठा करें। चलिए रस्तोगी भाई साहब थोड़ा सा अपने उम्र का व्यक्तित्व का लिहाज करिए, प्रवक्ता के पद पर बैठे हैं, आपसे उम्र में छोटी हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्रवक्ता का दायित्व निभाइए। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा चुप रहता है। हाँ, मैं भाजपा की ही बात कर रही हूँ। आपने हम पर गुटबाजी का, अभी ये यूकेडी के एक प्रवक्ता है मीनाक्षी गिल्डियाल जी, इन्होंने जितनी बातें कही ना, उन्होंने सिर्फ एक बातें नहीं कही थी, एक ही सूत्र की बातें नहीं कही, उन्होंने सब चीज का समावेश बोला, लेकिन आपने सिर्फ गुटबाजी बोला, तो आपको जवाब मैं गुटबाजी का दे रही हूँ। चौथी बात मैं अब आती हूँ, ये जो है हमारे भाई साहब बहन जी आम आदमी पार्टी की इंडिया अलायंस की बात कर रही थी, जगह जगह तो टूटता बिखरा दिखाई दे रहा है, अब ये ऐसी बात कर रही हैं। इनके ही एक प्रवक्ता अकेले नग्न प्रदर्शन विधानसभा के बाहर कर रहे थे, जिनके साथ एक कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए भी नहीं है, वो आज बात करते हैं चुनाव लड़ने की। हास्यास्पद हरकतें करते हैं, वहां पे हाथों से आइसक्रीम खाते हैं, नग्न प्रदर्शन करते हैं, पानी की बाल्टी लेके चलते हैं, कार्यकर्ता साथ में पीछे देखो तो एक बंदा नहीं दिखाई देता है। इससे ये प्रतीत होता है कि इनके साथ कार्यकर्ता नहीं है, इनके साथ ये अकेले सिर्फ हवाई बातें करने वाले लोग हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी मंच पे खड़े होकर कहते थे मैं सोनिया गांधी को जेल भिजवा दूंगा, आज वो संगीता शर्मा जी मुझे ज्ञान बांट रही हैं कि खरीद और फरोख्त की राजनीति करते हैं। तो जरा सा ये सोचिए कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात करूं, क्योंकि आपके ऊपर, आप तो प्रवक्ता हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी में आप हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सी खरीद और फरोख्त में आए जब उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं सोनिया गांधी को जेल भेजूंगा, और अब उसी इंडिया अलायंस में शामिल हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव पे उंगली उठाई, तेजस्वी यादव पे उंगली उठाई, ममता बनर्जी पे उंगली उठाई, सब पर उंगली उठाने के बाद आज अरविंद केजरीवाल सबके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इंडिया अलायंस बना रहे हैं। तो इनको किसने खरीद फरोख्त करी, जरा इसका भी जवाब क्लियर कर दे दीजिए। सुभाष झा भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, इनको सीखना चाहिए सभी प्रवक्ताओं को उससे, कि भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन और कार्यकर्ता है। और बिल्कुल आज मैं सुभाष भाई साहब की एक बात से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ नेता ही है। जो आप कह रहे हैं बार बार कि नेता नहीं है, इनके पास चेहरा नहीं है, तो इनके पास तो चेहरे नेता के ही हैं, कार्यकर्ता तो इनके पास बचे नहीं, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं को ये अच्छे से पता है
कि हमारे वहां पर किसी भी प्रकार से किसी बूथ अध्यक्ष को उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति चली आती है। और मेरी एक बहन मीनाक्षी जी पूछ रही थी मेरे से कि अब तक कुछ भी हुआ नहीं है, दशक देखा जा रहा है। तो मीनाक्षी जी देखिए, बहुत वरिष्ठ है आप, मैं आदर करती हूँ। 2 बार को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को हमारी ईश्वरीय जनता जनार्दन ने समर्थन दिया है। तो एक बार के बाद अगर धोखा खाई होती हो जनता, तो दूसरी बार हमें समर्थन फिर से दोबारा नहीं देती। 1 दशक पहले 3 करोड़ लोग बेघर थे, आज उनके पास पक्का प्रधानमंत्री आवास है। ये सबूत है कि जनता जनार्दन हम लोगों को पूरी तरीके से अपना साथ देती है। पाठक जी वापस आते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। लेकिन उसको आने में वक्त लगे 70 साल के, और 70 साल के बाद जब उस प्रकार की कार्यशैली प्रदेश ने अपनाई, मोदी जी के नेतृत्व में जब उस प्रकार की कार्यशैली अपनाई, तब उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले। और आज हर एक क्षेत्र में, मैं जब अभी प्रदेश के अंदर इन आंगनबाड़ी केंद्र, नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ के कार्यक्रम को या नियुक्ति की प्रक्रिया को देख रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लग गई। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वे आंकड़े जब मेरे पास आते हैं, मुझे याद है 17 में जब हम लोग आए थे, आंकड़े आए थे, देश के अंदर सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। अगर देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, जिसमें देश की आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है, अगर वो राज्य ही पिछड़ जाएगा, तो फिर देश कहां से आगे बढ़ने वाला है। और हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि कैसे होगा ये, कैसे होगा। और उस समय जब आंकड़े हमारे सामने आते थे, इतनी खराब स्थिति थी, हम लोग इस बात को सोचते थे क्या होगा यूपी का। और आज मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि जो परिणाम आए हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का NFHS के जो रिपोर्ट आई है, 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टंटिंग में 6.6%, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। यानी ये क्या दिखाती है, हमारा जो प्रयास है वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। यह तो पहले 2 वर्ष का है, और अगर पिछले 7 वर्ष का हम जोड़ेंगे तो यह नेशनल एवरेज के बराबर चल रहा है। नेशनल एवरेज, और कुछ में तो नेशनल एवरेज के भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो पहले 45 और 46 हुआ करती थी, आज वो घट करके 37-38 आ चुकी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह 197 तक आ चुकी है। ये चीजें दिखाती, व्यापक परिवर्तन हुआ है। हम नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो प्रयास प्रारंभ किया है, डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, विभाग ने उसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मिशन मोड को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का काम किया, उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इस परिणाम के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर हमने देखा है जमीनी धरातल पर कार्य करने वाले लोग कैसे परिणाम दे सकते हैं। मुझे याद है 2020 मार्च 2020 में जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी, और कोरोना की उस महामारी के दौरान हर एक की चिंता थी यूपी का क्या होगा।
24 से 25 करोड़ की आबादी का क्या हो पाएगा, कैसे बचेगी इस महामारी से आबादी। और मैं तब भी आश्वस्त करता था, मैं कहता था चिंता मत करिए, यूपी जो देश करेगा यूपी उसके पीछे पीछे उसी प्रकार का परिणाम देगा। और उस समय हम लोगों ने व्यापक अभियान चलाए थे। उस अभियान में डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करने का एक अभियान था। यह कार्य दायित्व हमने दिया था आशा को, एएनएम को और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। और तब मैंने कहा था कि आपका दायित्व होगा, आप एक एक घर में जाकर के। और मैं देखता था वे बहनें गांव गांव में जाती थी, एक एक घर की स्क्रीनिंग करती थी। एक बार 2021 में मीडिया बड़ी नेगेटिव हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था। तो जब चला रहा था तो मैंने कहा भी गांव में जाते हैं। मैं बिना बताए प्रदेश के लगभग हर कमिश्नरी मुख्यालय के किसी न किसी गांव में जरूर गया। और जाने के बाद जब जिन क्षेत्रों में मुझे जानकारी मिलती थी कि वहां कोरोना का ज्यादा संक्रमण है, मैं वहीं जाता था, किसी एक गांव में विजिट करता था। और मैं जिस भी गांव में गया बिना बताए जाता था। जिला मुख्यालय पे लैंड किया, वहां से कुछ देर बैठक लेने के बाद फिर मैं निकलता था कि मुझे इन गांवों में जाना है। प्रशासन को तात्कालिक रूप से कहते थे, प्रशासन के लोग साहब अचानक आप बता रहे हैं हमें बहुत सारी तैयारी करते। मैंने कहा देखो आपको कोई तैयारी स्पेशल नहीं करनी है, केवल मुझे उस गांव तक ले जाने की व्यवस्था कर दो। और मैं जाके मैं देख जाता था, जब 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर जब मैं उस गांव में पहुंचता था तो मुझे वहां पर आंगनबाड़ी, एएनएम या आशा वर्कर ही दिखाई देती थी, जो एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, उन्हें दवा उपलब्ध करवाने, कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा करने पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रही थी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों की, जहां पर बीजेपी अपनी तैयारियों में आगे है। 55 उम्मीदवार की लिस्ट तैयार कर ली गई है, शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी, फिर वो डिसाइड करेंगे। कांग्रेस में भी अब बड़े चेहरे कौन कौन से होंगे या कौन कौन आगे चुनाव लड़ेगा, ये देखना होगा, स्थिति साफ होगी। फिलहाल तैयारियों की अगर बात करें तो एक और जहां पर सत्ता पक्ष का मानना है कि विपक्ष में गुटबाजी होती है, तो वहीं विपक्ष का भी ऐसा ही मानना है कि सत्ता पक्ष में भी काफी गुटबाजी है। हालांकि जो संगठन की बात हम कर रहे हैं, राजेश जी आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि संगठन बीजेपी का बहुत मजबूत है, मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, और यही वजह है कि जो कलह कलेश है वो सामने निकल कर नहीं आता है, और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आपसे तैयारियों में आगे नजर आ रही है। हाँ, बीजेपी अब तैयारियों में आगे दिखाती है हम सब ने आपको, लेकिन बीजेपी से ये पूछने के लिए उत्तराखंड का नौजवान बैठा हुआ है। अग्निवीर भर्ती जब लाए थे तो ये सांसद क्या कर रहे थे? उत्तराखंड के बच्चे तो सेना में जॉब करते हैं, सेना में सेवाएं देते हैं, देश की रक्षा करते हैं सीमाओं पर। तो ये अग्निवीर ला करके वो तो कुठारा घात किया है उत्तराखंड के युवाओं के ऊपर। अंकिता भंडारी का मामला जग जाहिर है, क्यों नहीं जांच कराते हो उसकी? अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हमारे यहाँ से सांसद हैं, भाजपा के मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा था यशी जी हम उत्तराखंड के हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे। कहाँ है वो केंद्रीय विद्यालय? हरिद्वार में हिंसा होती है, सांसद दिखाई नहीं देता है। बेरडा गांव के अंदर हल्द्वानी में हिंसा होती है, सांसद दिखाई नहीं देता है। क्या है ये भाजपा का? ये तो प्रोपेगेंडा इन्होंने फैला रखा है। दिखाते हैं, ये प्रचार करते हैं, मीडिया को दिखाते हैं भाजपा वाले, लेकिन हकीकत में उत्तराखंड की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। और ये 55, 60, 25, 30 जितने भी नाम रख लें, जिसे भी किसी को बना लें, लड़ाएगी भाजपा, लड़ाएगी तो है ही। स्वाभाविक है, सभी दल लड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी के भी 42 लोग हैं, तैयारी है हमारी सब। हाँ, संगठन के मामले में नहीं, पैसे के मामले में इन भाजपा के पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, कांग्रेस के पास मेहनत का पैसा है, और किस तरीके से ये पैसे का मिसयूज करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और अल्मोड़ा में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा, नैनीताल में भी हार का सामना करना पड़ेगा, और हरिद्वार में भी हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है रुकिए जरा, रुक जाइए राजेश जी, रुक जाइए अब।
हनी पाठक जी, अभी सुभाष जी ने एक बात कही थी कि बीजेपी 5 की 5 सीटों पर है अभी, और अगर आपकी एक भी सीट जाती है तो हार आपको हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए तो फायदे वाली बात ही है क्योंकि उनके पास एक भी सीट नहीं है। दूसरी बात, आपके सांसदों पर कई बार आरोप लग चुके हैं, यहाँ तक कि आम स्थानीय जनता का भी ये साफ तौर पर कहना है कि सांसद हमेशा नदारद रहे हैं, सांसदों ने अपनी शक्लें नहीं दिखाई हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों का चेहरा जनता को नहीं मालूम है, तो इस तरीके की स्थिति है। और अब अगर नाम बदलते हैं आगे तो क्या उसका क्या असर होगा? देखिए ऐसा है यशी जी, अभी तुरंत ही देखिए मेरे बड़े भाई ने, राजेश भाई साहब ने क्या बोला कि इनको ये सीट भी हारनी है, वो सीट भी हारनी है, वो सीट भी। इन्होंने 2-3 सीट का नाम बताया। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ फुल कॉन्फिडेंस से, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम उत्तराखंड में 5 सीट जीत कर आएंगे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 5 की 5 लोकसभा की सीटें जीत कर आएंगे, तो आपको 1 ही 2 सीट पर क्यों ये है? अगर हमसे जनता इतनी ही क्रोधित है, जनता हमसे इतनी परेशान है, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरह से आकर एकदम रणभूमि में कहिए कि हम 5 की 5 सीट ही जीत कर आएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नहीं जीत पाएंगे। तो और भाई साहब एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत है नहीं लेकिन करेंगे, क्योंकि जब नेता ही बचे हैं तो कार्यकर्ता के बिना कैसे, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में तो गाड़ी चलेगी कैसे? या तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी पड़ेगी। दूसरा, घोटालों की बात आप करते हैं, घोटालों पर अगर आएंगे ना भाई साहब, तो हर एक नया घोटाला आपका पुराने घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ता है। तो प्लीज घोटाले की बात न करिए, खाद्यान्न घोटाला, जीप घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं कितने कितने घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, हर एक नया घोटाला आपके पुराने घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ता है। और फिर उसके बाद जब उनके लिए सम्मन जाता है तो फिर ये कहा जाता है, नेटो डिसीजर जो आपकी प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री है महिला मोर्चा की, वो हमारी महिला सैन्य अधिकारी पर, मेरी महिला हनी जी, आपने राजेश जी की बात सुनी, आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना, आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना। जवाब देती हूँ, विपक्ष सर्वोपरि। अब मैं यशी जी आपके इस प्रश्न का जवाब देती हूँ। आप कह रही है कि सांसद हमारे नादारद है। देखिए ऐसा है ना यशी जी, हम जनता हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रवक्ता ना होते हुए भी एक जायज सी बात करूं तो हम जनता हैं। अगर मुझे अपनी सड़क, पानी, दिक्कत वगैरह फेस करनी पड़ेगी तो मैं दोबारा आपको वोट नहीं दूंगी, ये मेरा अधिकार है। और एक हनी पाठक वोट नहीं दे रही है तो ये चीज ऐसा नहीं है कि तो फिर सभी वोट नहीं देंगे, लेकिन जनता ने एक बार के बाद दोबारा हमें अपनाया है, इसका मतलब है कुछ तो हमने देखा है, उसके बाद हमें अपनाया। क्योंकि आज की जनता बेवकूफ जनता नहीं, आज की जनता युवा पीढ़ी की जनता है, युवा शक्ति की जनता है, और आज की जनता बहुत समझदार और पढ़ी लिखी जनता है, क्योंकि लिटरेसी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जनता हमें अपनाएगी नहीं, और कोई भी हमारे सांसद दिखाई नहीं देते। सांसद लगातार हमारे दिखाई देते। केंद्रीय विद्यालय की बात मैं कहना चाहूंगी, केंद्रीय विद्यालय लगातार खुल रहे हैं। अब देखिए, हाथ में तो केंद्रीय विद्यालय बनेगा नहीं कि मैं छोटे छोटे ईंट लाऊं और बना दूं। उसके लिए क्या होगा ना, सारे प्रस्ताव पारित होते हैं, जगह पारित होती है, और उसके बाद जगह डिसाइड होती है, केंद्रीय विद्यालय खुलते हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय कितने खुले हैं आप जरा खुद देख लीजिए भाई साहब। उसके बाद सुभाष जी हनी जी की बात का जवाब देंगे। देखिए, सीधा मसला ये है कि चंडीगढ़ में अगर ये जीत गए होते मेयर चुनाव, तो यही जो पाठक जी जो जवाब दे रही है ना कि जनता ने मुझे दोबारा चुना है, ऐसे ही जनता चुनती थी फिर दोबारा। हाँ संगीता जी, इसके बाद आती हूँ मैं। एक बात, अब आते हैं इनकी दूसरी बात पे। ये जो कहती है कि हमारे इनके सांसद कहीं नहीं दिखते, इनके अध्यक्ष चले जाते हैं यहाँ से पांडु के सर, लेकिन सांसद नहीं दिखता। इनके सांसद जो गांव गोद लिए थे वो सारे गांवों का क्या हाल है ये बताने की स्थिति में ये नहीं है। और जहां तक अब मैं थोड़ी सी चुटकी ले लूं अपने बहन से, इन्होंने कहा कि लोग जो है दोबारा हमको भेजे, तो दोबारा लोगों ने इसलिए भेजा कि उनको 15 लाख नहीं मिले थे, तो सोचा कि कहीं दोबारा मिल जाए। काला धन वापस नहीं आया था तो सोचा कि कहीं काला धन ये वापस ला ले। डीजल पेट्रोल सस्ते नहीं हुए थे तो लोगों ने सोचा कि डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्या पता इस बार करते। ऐसी बहुत सारी चीजें, अच्छे दिन लोगों के नहीं आए थे तो अच्छे दिन आ जाए। महंगाई पे लगाम नहीं लग पाया था तो महंगाई पे लगाम क्या पता इस बार आ जाए।
इस भरोसे में लोगों ने बहुत सारे ऐसे इनके अनगिनत वादे हैं। ये इंडलेस ये लोग स्वप्न दिखाने वाले लोग हैं। इसमें भाजपा की कोई सानी नहीं है। झूठ बोलने में भाजपा पार्टी की कोई सानी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हाँ, वोट एक अलग तंत्र है, वोट एक अलग गणित है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस दो चीजों पे कांग्रेस से फोकस करे। कांग्रेस जो सीटें जीतना चाहती है, जो लगता है कि ये सीट वो जीत सकते हैं, वहीं कंसंट्रेट करे। बाकी जगह सिंबॉलिक तौर पे लड़ते हैं, लड़े, वहां की पार्टी लड़े, तो कांग्रेस ज्यादा बेहतर स्थिति में होगी। मुझे ये लगता है जनता में जितना असंतोष है, जनता में जितना सवाल है, कांग्रेस उसको कैसे बुनाती है, ये कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, हनी पाठक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद संगीता जी आपके पास आते हैं। चुटकी का जवाब मैं चुटकी से देती हूँ। जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, समझ की अभाव, सूझबूझ की कमी, कानों का अनसुनापन जिसे कहते हैं, वो सुभाष झा जी के ऊपर पूरा परफेक्ट बैठता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, आर यू गेटिंग माय वॉइस वेरी क्लियर? जी 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 जी, मुझे कुछ इंटरप्शन आ रहा था। हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजेश जी को म्यूट करिएगा कि इतना काला धन विदेशों में है और जगहों पर है कि अगर वो वापस हमारे भारत में आता है, लेट मी कंप्लीट। हाँ भाई साहब, लेट मी कंप्लीट। फिर मैं अभी यही आपको भी ज्ञान बांटूंगी, फिर मैं आपको ज्ञानवर्धक चूर्ण दूंगी। ये थोड़ा सा वरिष्ठ पत्रकार है कि ये एंटी पार्टी में है? ये वरिष्ठ पत्रकार है यशी जी की क्या है? काला धन आप जो बोले कि सारे काला, यू आर सीनियर जर्नलिस्ट और एंटी पार्टी पर्सन। हो गया। अब मैं बोलूं? बोलिए। हो गया तो अब मुझे बोलने दीजिए कृपया ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस राजेश रस्तोगी जी, मीनाक्षी गिल्डियाल जी, संगीता शर्मा जी से ज्यादा बुरा तो आपको लग रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कि किसी और पार्टी को बिलोंग करते हैं? नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। मुझे एक पार्टी के प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं आप, और कौन सी पार्टी के हैं वो बेहतर आप बता देंगे। अब लेट मी कंप्लीट झा जी, लेट मी कंप्लीट। यशी जी, जो बात जहां पे ठीक लगेगी वो, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट उस तरीके से कर रहे हैं, मैंने आपकी भी बात की चुटकी ली थी। आप जरा डिबेट रिवर्ट करके देखिए। मैंने राजेश रस्तोगी जी को कमेंट मारते हुए कहा था कि बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं है इनकी पार्टी में, नेता ही है। मुझे आपकी बात ठीक नहीं लगी थी, मैंने चुटकी थी। थोड़ा सा सूझबूझ की कमी जो आपके अंदर है उसको पूरी कर खत्म कर दीजिए यार। यशी जी, मैं पिछली बार डिबेट ना हेमा भंडारी जी के कारण इसीलिए लेफ्ट करी थी। आने जी प्लीज, इस तरीके का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा सुन भी लिया करिए। ठीक है सुभाष जी, सुन लेते हैं। हनी पाठक जी आप कंटिन्यू करिए। सुभाष जी प्लीज। बीच में ना बोले यशी जी, मैं सुन तो सभी की रही हूँ, बीच में ना बोले ना। अब ये बोलते हैं 15 लाख वाली बात, तो मैं उसको कंप्लीट कर रही थी कि पुराने जो उन्होंने कहा था अपने वक्तव्य में कि जहां जहां काला धन है, अगर आ जाए यहां पर तो सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। और काले धन की जहां तक ये बात करें, अगर काला धन नहीं आया होता भारतवर्ष में तो आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर हमारा भारत उभरा नहीं होता। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हम जहां पर विदेश, अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी धराशायी हो गए थे एक बार कोरोना महामारी के बाद, लेकिन हमारा भारत मजबूती के साथ एकदम खड़ा दिखाई दिया था। आपको पता है पासपोर्ट रैंकिंग में और गिर गया। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू कंप्लीट सुभाष झा जी, ऐसा है जो आप बात कर रहे हैं कि जनता ने ये सोचा तो ये नहीं आया, वो सोचा तो वो नहीं आया। यशी जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दिस टाइम कि अब जब लोकसभा चुनाव हो जाता है, जीत घोषित हो जाती है, तो निश्चित तौर पर सुभाष झा जी को मेरे साथ डिबेट में जरूर बैठाइएगा, और फिर मैं उनसे पूछूंगी कि तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता बार बार क्या रिवर्ट करती दिखाई के साथ ही कि महंगाई कम हो जाएगा, उसके काले धन आ क्योंकि इनको पूरी तरीके ठीक है। हनी जी इतनी है इनके अंदर। अब रुक जाइए, और भी प्रवक्ता है हमारे पास। मीनाक्षी गिरियाल जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले संगीता जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद मीनाक्षी जी मैं आपके पास आते। जी देखिए, हनी पाठक जी ने एक बात कही कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अलायंस उन सारी पार्टियों के साथ बनाया। तो मैं इन्हें बता दूं कि इंडिया अलायंस जो बना है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। जिस तरह से भाजपा जो है संविधान और लोकतंत्र की लगातार हत्या करने का काम कर रही है। हमने चंडीगढ़ का चुनाव देखा है, ताजा उदाहरण हमारे सामने है। और यशी जी आप देखिए, रही झूठ बोलने की बात, तो भाजपा से ज्यादा कोई झूठी पार्टी नहीं, और माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई झूठ नहीं बोलता, जुमले नहीं फेंकता।
जो अजीत पवार जी जिनको चक्की पीसिंग कहा करते थे, उन्हीं के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं, उन्हीं के साथ जाकर के हाथ मिलाते हैं। संगमा जी को कहते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी हमारे, कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और फिर उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाते हैं, उन्हीं के साथ सरकार बनाते हैं। तो देखिए, जो भी ये आए थे जब सत्ता में, तो इन्होंने कहा था हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। आज ये कांग्रेस युक्त भाजपा को कर चुके हैं, और जितने कांग्रेस में भ्रष्टाचारी थे, डरे हुए थे, वो सारे आज इनकी पार्टी में, आज पूरी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी है। तो हनी जी को बताऊं कि झूठ माननीय अरविंद जी नहीं, आपकी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, जिनको पहले करप्टेड कहते हैं, उन्हीं के साथ सत्ता की मलाई चाटने का काम करते हैं और उन्हीं को तोड़ फोड़ करके अपनी पार्टी में लेके आते हैं। रही दूसरी बात, यसी जी देखिए, 10 साल लगातार देश की जनता ने भरोसा किया है। ये बहुत अच्छी बात कही हनी जी ने कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो अगली बार वोट नहीं देंगे। भाजपा को इसीलिए वोट दिया, 5 साल देने के बाद दोबारा 5 साल इसीलिए दिया कि शायद बेहतर काम हो जाए, कि 5 साल कम कार्यकाल होता है, 10 साल में सारी उम्मीदें पूरी होंगी। लेकिन 10 साल में भी जब उम्मीद पूरी नहीं होती, यशी जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं हनी पाठक जी से यह भी बताना चाहूंगी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और यशी जी, अगर 400 पार का ये नारा दे रहे हैं और 400 पार पर इतना विश्वास है, तो आज भी फिर तोड़फोड़ की राजनीति में क्यों लगे हुए हैं? आपको अपने कामों पर इतना भरोसा है तो तोड़फोड़ की राजनीति से हटिए, कामों पर वोट मांगिए। आज ये वोट किस पर मांगते हैं? धर्म पर। वोट किस पर मांगते हैं? जाति पर। जिन युवाओं की बात ये उत्तराखंड में कर रही है कि बहुत समझदार है, उन्हीं युवाओं पर लाठी डंडे भी बढ़ते हैं इसी उत्तराखंड में। जिन बेटियों की बात ये कर रही है, अंकिता भंडारी भी इसी उत्तराखंड का उदाहरण है। तो देखिए, कथनी और करनी का जो एक बहुत बड़ा अंतराल है वो भाजपा का है, और जनता वाकई में बहुत समझदार है और अब काठ की हांडी को दोबारा बार बार नहीं चढ़ने देगी। 10 साल बहुत देख लिया भाजपा को, बहुत देख लिया इनके झूठे वादों को, बहुत देख लिया इनके चाल चरित्र और चेहरे को। जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात थी, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई, ना महिलाएं सुरक्षित हुई। तो अब की कथनी और करनी का जो बड़ा अंतराल है, उसका जनता बखूबी जवाब देगी जब इस बार चुनाव होगा। यशी जी, ठीक है। मीनाक्षी गर्याल जी, देखिए, हनी पाठक जी बहुत अच्छा बोलती हैं, क्योंकि मेरे दोस्त में जितनी भी बुराई हो, लेकिन मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। वो शोले फिल्म मुझे याद आ जाती है इनके बोलने से। तो जब हनी पाठक जी बोल रही हैं कि घोटालों की कहानियां सुना रही हैं, तो भर्ती घोटाले से लेके नगर निगम तक के घोटाले शायद वो भूल जाती हैं कि वो उनकी सरकारों में हो रहे हैं। दूसरी बात, वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे 3 करोड़ आवास हमने दिए हैं, 1 करोड़ शौचालय हमने बना दिए हैं। तो मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पे तो 1 करोड़ की जनसंख्या ही है जिसकी आप बात कर रही हैं। और बेशक आप, हाँ, सुन लीजिए, आपका भी नंबर आएगा। और अगर आपको बता दूं तो 26% जो महिला उत्पीड़न है वो उत्तराखंड के अंदर बढ़ा है, और हमारा राज्य जो है पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 है महिला तस्करी के अंदर। तो ये सारा हनी पाठक जी आपके राज में ही हो रहा है, आपके भारतीय जनता पार्टी की राज में हो रहा है। तो बड़े बड़े जुमले और बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आंकड़ों पे भी नजर दौड़ाया कीजिए। और बाकी मैं बात करूं कि आंकड़ों की बाजीगरी भी आपको बहुत अच्छी आती है। नगर निगम की बात करें तो पर्यावरण मित्र कुछ जो नहीं थे उनको भी तनख्वाह जारी है। इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। और अगर आप सुनने की हिम्मत रखती हैं तो ये बात भी आपको बता दूं कि उत्तराखंड से जब लगातार पलायन हो रहा है तो यहाँ पे 1 करोड़ की जनसंख्या कैसे हो गई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक उदाहरण, रामनगर के अंदर घुसपैठिया घुसते हैं, 1000 घुसपैठिया घुसते हैं और 4000 लोगों का वोटर आईडी वहां पे बन रहा है। तो इस तरह से आपके वोट बैंक जो है वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, जिनकी वजह से आप लोग जीत रहे हैं, क्योंकि जनता तो सड़कों पे है। चाहे आप युवा बेरोजगार बच्चों की बात कर लीजिए, चाहे आप भू कानून को लेके जनता की देख लीजिए आवाज, चाहे आप किसी गांव की सड़क को लेके आंदोलन देख लीजिए। पौड़ी में आप देखिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये सारे लोग कौन है जो आपके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग खुश हैं, सभी हैप्पी हैं और आपको वोट दे रहे हैं, तो आखिर ये लोग कौन है जो सड़कों पे बैठे हुए हैं? हनी पाठक जी, ये कहती हैं, मेरी बहन मीनाक्षी जी ने बहुत सही शब्दों में सवाल किए, मैं उनको जवाब देना चाहूंगी। ये कह रही है कि घोटाले आपके वहां पर हुए, आपने उसका क्या निराकरण किया। तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि जो मैंने इनको घोटाले पे आरोप लगाए थे ना, उसमें किसी को सजा नहीं हुई आज तक। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो केस धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार का अब आप सुनिए, उद्यान घोटाला हो, चाहे किशन चंद जैसे अफसर हो, चाहे कितने भी बड़े अफसर हो, लगातार जेल की हवा खा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ आपकी पार्टी से बाहर जाते हैं, उनपे मैं बोल लूं, घोटाले जो हैं उनके आ जाते हैं। मैं बोल लूं अब तो बिल्कुल सही बात, जैसे हमारे, सही बात। अरे यार
आप जो बोल रही थी मेरे हिसाब से वो सब सही थी, नहीं ना? तो मैं उसको अब जब मैं बोल रही हूँ तो फिर वो भी आप सुन लो। मुझे जेल गया, ये भगवान कौन समझाए इन लोगों को। सुनो मीनाक्षी जी, जो आप बोल रहे थे विपक्ष के नाते, क्या मुझे वो अच्छी लग रही थी? नहीं ना, लेकिन मैं सुन रही थी ना धैर्यता के साथ। तो थोड़ा प्लीज परिचय दे दो। और दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि लगातार ये सारे के सारे अंदर जा रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वायदे उन्होंने किए हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखने वाली सरकार है, और उनको जेल की हवा खिलाने वाली सरकार भी हमारी सरकार है। हल्द्वानी वन बुलबुला कांड होता है, 48 घंटे के अंदर तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं, और 2 दिन पहले अब्दुल मलिक भी गिरफ्तार होता है, जो वायदा पुष्कर धामी जी ने किया था। चौथी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो महिला पर हमला हुआ था उसी से चौकी का उद्घाटन कराया गया, ये महिला का सम्मान किया गया, इस तरीके से कार्य किया गया हमारे यहाँ। 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया सरकारी नौकरी में, इसको कहते हैं महिला सम्मान। मातृ शक्ति बंधन बिल लागू किया गया, उसको कहते हैं महिला सम्मान। जो आप ये बात कह रही हैं तो उसका मैं आपको जवाब देती हूँ। अब संगीता शर्मा जी, अरे संगीता जी ऐसा है, नारियों तो वही तो मैं बता रही हूँ, बता रही हूँ। जब वो सुनिए, उसमें क्या होता है ना कि जब आप टिकट के लिए दावेदारी करेंगी तो आपको वो उसमें आरक्षण मिलेगा, उसका मतलब है आप उसको देखिएगा। हमारी पार्टी में तो फिर भी मिला है। आप अपनी पार्टी में ये बताइए कि कितनी महिला नेत्रियों को आप लोगों ने टिकट दिया है। पार्टी की तो बात होती, कैसी बात कर रही है? हवाई बातें मत करिए संगीता जी, हाँ हवाई बातें मत करिए संगीता शर्मा जी, हवाई बातें मत करिए। मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी में कितनी महिला नेत्री विधायक है, कितनी महिला नेत्री मंत्री है, कितनी महिला नेत्री राज्य मंत्री है? मुझे इसको ये बात बताइए। 1-2 की बात मत करिए, 1-2 की बात मत करिए। देखिए हवाई बातें मत करिए। आपके यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ तक कि अभी तक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ये हालत है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पे टोटल कितने मंडल हैं तो आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पर उत्तराखंड में टोटल मंडल कितने हैं। नहीं तो आप बताइए, चलिए लाइव डिबेट में बता दीजिए कि उत्तराखंड में टोटल मंडल कितने हैं, विधानसभा कितनी है। चलिए, अगर आप जनता के बारे में सोचती हैं तो आप मुझे जनता ही के बारे में बताइए ना। उत्तराखंड में टोटल कितने मंडल, कितनी विधानसभा, कितने बूथ है, ये तो बताइए। जिसको यशी जी इस बारे में जानकारी नहीं है वो बात करते हैं ठन गोपाल वाली कि हम चुनाव लड़ेंगे। अकेले इनके प्रवक्ता अगर वहां जाते हैं और अकेले ही प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं और ये फिर बात करते हैं। हानि जी रुक जाइए। संगीता जी, ठीक है, सब सवालों का जवाब पूछा। ठीक है हानि जी, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए जरा। संगीता जी, संगीता जी मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए क्या उत्तराखंड को आपका शीर्ष नेता तो सीरियसली नहीं ले रहा? कार्यकारिणी भंग हुए काफी वक्त हो गया है, शुरू हो गई, फिर ये बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दी। इनको लगा जो इनको पहले समय नहीं मिला है वो पूरा का पूरा समय मैं लास्ट में ले लूं। देखिए मुझे पता है कि आपको टीवी में कोई देखेगा और वो ये सोचेगा कि संगीता शर्मा बहुत अच्छी डिबेट कर रही है, तो ऐसा है नहीं। हानि जी प्लीज अपने लिए सवाल करके रखिए, आपके लिए फायदेमंद होगी। संगीता शर्मा के बारे में लोग क्या सोचते हैं या आम आदमी पार्टी, वो आप औरों पर नहीं यशी जी, बोलती बंद कर दी मैंने 1 सेकंड में। अगर ये उत्तराखंड से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, इंडी लैंड से चुनाव लड़ते हैं, मैं इनको चुनौती देती हूँ कि उत्तराखंड में टोटल कितनी विधानसभा है, कितने जिले हैं, कितने मंडल है, कितने शक्ति केंद्र है, कितने बूथ है, ये बता दे तब मैं मान जाऊंगी कि ये जनता के बारे में सोचते। मैं इनको खुली चुनौती आज देती हूँ यहाँ चैनल के बीच में। हानि जी ठीक है, रुक जाइए, आपको पता है वक्त की कमी, और भी लोग हैं हमारे पास। 1 सेकेंड रुक जाइए। संगीता जी होल्ड ऑन प्लीज। संगीता जी दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर प्लीज। उत्तराखंड में ये चुनाव की बातें करते हैं, जनता की बातें करते हैं। मैं इनको फिर चैलेंज कर रही हूँ, ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा, कितने जिले, कितने मंडल, कितने जनता की और चुनाव की बातें करती है तो किसको बताओगे भाई? मैं ही जनता हूँ, जनता ही आपको देख रही है, जनता ही आपको देख रही है भाई। ठीक है किसको बताओगे? हनी पाठक जी रुक जाइए प्लीज, रुकिए जरा। हनी पाठक जी, और आपको पता नहीं है क्यों बड़बड़ कर रही है, अपनी बेइज्जती करा रही है। हनी पाठक जी प्लीज। आपको क्यों बताऊं?
ये ज्ञान में आपको बैठने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ, समझ गए आप? मैं आपको बता देती हूँ, गिनके नोट करके रख लो। उत्तराखंड में टोटल 70 विधानसभा, 19 जिले, संगीता जी और हनी जी, आप रिक्वेस्टिंग क्यों? 2800। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज राजेश जी। डिबेट को याद लास्ट में देख लेना और याद कर राजेश जी, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस हवा हवाई बातें मत किया करो संगीता जी, एसी के कमरे में बैठ के धरातल। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, जिस तरीके से राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं।